चैप्टर नंबर 2 समंकों के संकलन में, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि समंक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक समंक और एक होता है द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक वो समंक होता है जिसको अनुसंधान करता है, इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं इंग्लिश में, अनुसंधान करता, जो कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आंकड़ों को जुटाता है। जब पहली बार आंकड़े जुटाता है तो उसको प्राथमिक समंक कहते हैं। लेकिन अगर वही आंकड़े वो किसी दूसरे सोर्स से लेता है जहाँ पहले ही एकत्रित किए जा चुके हैं तो उसको द्वितीयक समंक कहते हैं। तो अब बात यह है कि जब अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को जुटाता है यानी कि एकत्रित करता है, वो किन किन विधियों के माध्यम से करता है। तो प्राथमिक समंकों के संकलन की अलग विधियाँ हैं, द्वितीयक समंकों के संकलन की अलग विधियां हैं। तो यहाँ पर दोनों ही विधियों को अलग अलग तरीके से पढ़ना जरूरी है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि प्राथमिक समंकों के संकलन करने की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं, कौन कौन सी विधियों के माध्यम से प्राथमिक समंकों का संकलन होता है। क्योंकि प्राथमिक समंक ऐसे समंक होते हैं जिसको सबसे पहली बार फ्रॉम द सोर्स उसको कलेक्ट किया जाता है, मतलब अनुसंधानकर्ता स्वयं जाता है और स्वयं ही अपने उद्देश्यों के लिए आंकड़ों को एकत्रित करता है। वो किस प्रकार से करता है, कौन कौन सी विधियों के माध्यम से करता है, इन सब चीज़ों के बारे में कि कौन कौन सी संकलन करने की रीतियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। बेसिकली हम बात करते हैं प्राथमिक समंकों के संकलन करने की प्रमुख 5 रीतियाँ हैं। 5 विधियों के माध्यम से प्राथमिक समंकों का यानी कि प्राइमरी डेटा जिसको बोलते हैं का कलेक्शन हो सकता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जिसको डायरेक्ट इंटरव्यू के नाम से भी जाना जाता है, डायरेक्ट इंटरव्यू बोला जाता है यहाँ पर। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति करना, सूचकों को द्वारा अनुसूची या प्रश्नावली भरना या प्रकरणों द्वारा अनुसूचियाँ भरना। ये प्रमुखतः 5 तरीका है और यहाँ पर हर एक विधियों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली विधि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब ये वह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान बोलते हैं इसको। ये एक ऐसी विधि है जहां पर अनुसंधान करने वाला यानी कि इन्वेस्टिगेटर, जिसको आंकड़ों की जरूरत है, इन्वेस्टिगेटर, और जिससे आंकड़े इकट्ठा करना है, रिस्पोंडेंट जिसको जवाब देना है। तो यहां पर दोनों आपस में डायरेक्टली एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं और इन्वेस्टिगेटर अपने प्रश्न पूछता है और ये जवाब देता है और इस प्रकार से आंकड़ों का कलेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं इंटरव्यू। क्योंकि आप कहीं जॉब लेने जाते हैं तो मैनेजर सामने बैठता है, आप उसके सामने, मैनेजर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछता है, जवाब देता है, तो इंटरव्यू में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। तो ये वही विधि है जहां पर डायरेक्ट इंटरेक्शन से, डायरेक्ट पूछताछ से आंकड़ों का कलेक्शन किया जाता है। इस स्थिति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी योजना के अनुसार पूरे क्षेत्र समग्र में जाकर विभिन्न सांख्यिकीय इकाइयों से संपर्क स्थापित करके समंक एकत्रित करता है, मतलब खुद जाता है और जिससे जानकारी चाहिए उससे पूछताछ करता है और जानकारी को इकट्ठा करता है। और ये सबसे पहले भी यूरोप में ली प्ले के द्वारा प्रयोग किया गया था और भारत में प्रयोग किया गया था आर्थर यंग के द्वारा अंग्रेजों के टाइम, कि इस विधि के माध्यम से आंकड़ों को कैसे जुटाया जाता है। तो ये डायरेक्ट इंटरेक्शन मेथड होता है जहां पर ये फेस टू फेस आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब ध्यान में रखना है, ये विधि एक ऐसी विधि होती है जो आंकड़ों के कलेक्शन करने में सबसे सटीक आंकड़े प्रदान करता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है और अपने हिसाब से आंकड़ों को जुटाता है। तो यहाँ पर शुद्धता की प्रामाणिकता अधिक होती है। लेकिन इस विधि का प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं? क्या हर जगह कर सकते हैं? नहीं, इसकी कुछ उपयुक्तता है। इस रीति का प्रयोग वहाँ किया जाना चाहिए जहाँ अनुसंधान का क्षेत्र अत्यधिक सीमित और स्थानीय प्रकृति होगा, क्योंकि डायरेक्टली हर किसी से आप अगर पूछताछ करेंगे तो समय चाहिए, आने जाने के लिए पैसा चाहिए, डॉक्यूमेंट रखने के लिए सोर्स चाहिए। तो एक लंबी विधि है, बहुत ही ज़्यादा गहन जब आपको जानकारी की आवश्यकता हो तभी, और आपके पास एरिया छोटा होता है, कम समय में है और एरिया बहुत छोटा है, तब इस विधि का प्रयोग करना सही होता है। क्योंकि इस विधि में बहुत अधिक समय और पैसे की आवश्यकता होती है। जहां मौलिक समंकों की आवश्यकता हो, जहां पर आपको जानकारी 100% सही चाहिए होगी, कि हमें दूसरे से पूछेंगे गलत जानकारी, लेकिन हमें बिल्कुल सटीक और सही जानकारी चाहिए, तभी इस विधि का प्रयोग किया जाना सही है। जहां शुद्धता पर अधिक ध्यान दिया जाना, शुद्ध आंकड़े चाहिए, किसी प्रकार की गलती इसमें नहीं चाहिए। जहां समस्या इतनी अधिक जटिल हो कि अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति अनिवार्य हो, या फिर आंकड़े इस प्रकार के हो कि किसी दूसरे से पूछना बेकार है,
जानकारी सही नहीं आ सकती हैं, अलग अलग प्रकार से जानकारी, अलग अलग चीज़ों को पूछना है, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है, उस बंदे से पूछताछ करता है, किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। जहाँ समंकों का गोपनीय रखना अनिवार्य है कि ऐसी चीज़ें हो कि ऐसी जानकारी है कि और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, सीक्रेट होनी चाहिए। अगर इन सब चीज़ों को अगर चाहिए तभी आप जो है इस मेथड का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू का प्रयोग करेंगे, अन्यथा और भी कई सारी विधि है जिसके माध्यम से आंकड़े जुटाया जा सकता है। और इस विधि के लाभ क्या है, रीति के गुण या फिर हम कहें इस रीति के लाभ। जब लाभ की बात करते हैं, यहाँ पर समंक शुद्ध होते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है अपने उद्देश्यों के लिए, और जो अपने उद्देश्यों के लिए कलेक्ट करेगा वो तो सही करेगा, शुद्ध होता है। एकत्रित समंक अधिक विश्वसनीय होता है, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। इन समंकों के में मौलिकता बनी रहती है। मौलिकता इसलिए है क्योंकि किसी दूसरे का नहीं है, पूछा हुआ नहीं है, इधर उधर का नहीं है, हमने खुद कलेक्ट किया हुआ है। जब खुद अपने लिए काम करेंगे, ठीक है ना, तो सही होगा। ये प्रणाली लोचदार होते, हम अपने अनुसार वहाँ जाके जिसे पूछताछ करेंगे प्रश्नों में बदलाव कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संग्रहित समंकों में एक रूपता व सजातीयता पाई जाती है, वो एक जैसे होते हैं जहाँ जहाँ से हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं। अन्य सहायक सूचनाएं भी प्राप्त हो जाती हैं, केवल हमें अपनी जानकारी, इसके अलावा कई सारी छोटी मोटी जानकारी भी हमें एक्स्ट्रा में उससे मिल जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यह अनुसंधानकर्ता समंकों की जाँच का अवसर मिल जाता है। उसका जो डेटा होता है ऑन द स्पॉट वो उसकी जांच भी कर सकता है कि एक्चुअली में ये सही है या नहीं है। तो ये इसके प्रमुख लाभ है। लेकिन इस विधि के लाभ तो है, लेकिन साथ साथ कुछ नुकसान भी है, कुछ अवगुण भी है, दोष भी है, यानी कि अवगुण भी है, कुछ सीमाएं हैं। क्या? इस रीति का प्रयोग सीमित होता है। इसका प्रयोग हम केवल सीमित क्षेत्र में कर सकते हैं। अगर क्षेत्र बहुत बड़ा है तो वहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में इस रीति का प्रयोग कर पाना मुमकिन नहीं है, बहुत अधिक समय चाहिए। इस रीति में पक्षपात की संभावना बनी रहती है। अनुसंधानकर्ता उस आंकड़े को अपने अनुसार प्रयोग करता है। हो सकता है आंकड़ों की सत्यता को वो छुपा दे, उसमें कुछ डिसबैलेंस कर दे, पॉसिबिलिटी है। यह रीति बहुत ही ज़्यादा व्ययी है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीला है। इसमें धन खर्च होता है, इसमें समय खर्च होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें श्रम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा खर्चीली विधि है, बहुत ही ज़्यादा समय के अनुसार देखें, पैसों के अनुसार देखो, श्रम के अनुसार देखें। और इसके अलावा इसके निष्कर्ष जो है भ्रामक भी हो सकते हैं, क्योंकि सीमित क्षेत्र में कलेक्ट किए होते हैं, तो इसको बड़े क्षेत्र में लागू भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे हमें रिजल्ट गलत निकल सकता है। तो इसका मतलब होता है ये विधि दिखने में, सोचने में जितना अच्छा लगता है कि डायरेक्ट जाके पूछ रहे हैं, ये विधि उतना ही कम प्रयोग होता है, क्योंकि इस रीति में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा खर्चीला है। लेकिन अगर आपको शुद्ध जानकारी चाहिए तो इसी विधि का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का मतलब होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल, ये विधि का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे पास क्षेत्र बड़ा हो जाता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमें 100% सटीक जानकारी की आवश्यकता भी नहीं है। एक अनुमानता जो है, एवरेज आंकड़े मिल जाए काफ़ी बन जाता है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ऊपर से हमारे पास धन नहीं है, हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है और हमें जानकारी भी सटीक नहीं चाहिए, वहाँ पर हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। इस मेथड का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर को जानकारी चाहिए किसके बारे में, रिस्पोंडेंट के बारे में, इसके बारे में जानकारी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेटर के पास इतना समय नहीं है कि सभी रिस्पोंडेंट के पास जाके खुद ब खुद जो है डायरेक्टली पूछ सके। तो यहाँ पर क्या करता है, रिस्पोंडेंट एक ऐसे व्यक्ति के पास, अदर पर्सन से जब कांटेक्ट करता है जिसके पास इन तीनों के बारे में जानकारी हो, जिसके पास इन तीनों के, इसके लिए ओरल, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, कि हम जो है इन तीनों रिस्पोंडेंट के बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन हम तीनों के पास नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसे अप्रत्यक्ष व्यक्ति के साथ कांटेक्ट किया जाता है जिसके पास इन तीनों के बारे में जानकारी हो, और उन तीनों के बारे में सटीक जानकारी जो है इन्वेस्टिगेटर को दे सके। इस विधि को जो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इस रीति के अनुसार सूचकों से प्रत्यक्ष रूप से समंक प्राप्त ना करके उन व्यक्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, उन व्यक्तियों से प्राप्त किए जाते हैं जिनका उन समंकों से अप्रत्यक्ष संबंध होता है। हमें इन तीनों के बारे में जानकारी चाहिए, आंकड़े इन तीनों के पास है, लेकिन इन तीनों के बारे में जानकारी ये ओ रख रहा है,
तो हम डायरेक्टली इन तीनों के बारे में वो एक ही व्यक्ति से संपर्क करके हमें जानकारी मिल जाती है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है, जो जांच वगैरह, जो जांच एजेंसियां होती हैं, जो आयोग समितियां होती हैं, जैसे पुलिस वाले किसी के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, डायरेक्टली उससे ना पूछ के और उसे पूछताछ करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली जहाँ पर जानकारी चाहिए वहाँ पर इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्तता मतलब होता है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जहाँ अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है, हम हर किसी के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते तो इनडायरेक्टली तो पूछ सकते हैं। जहाँ सूचकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित ना कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है हर किसी से मिलजुल पाना। जहाँ सूचक के संबंधी सूचना ना देना चाहे, जहाँ पर जिससे जानकारी लेनी है वो अपनी जानकारी नहीं देना चाहता है, वो चाहता है मैं किसी से मिलूंगा नहीं, तो हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए तो किसी और से पूछ लेते हैं। जहाँ अनुसंधान को गोपनीय रखा जा सके, ठीक है ना, किसी को बताना नहीं कि जानकारी हमने इकट्ठा की है, तो इस प्रकार से हम किसी और से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और इस व्यक्ति के गुण क्या हैं, ये मितव्ययी है। मितव्ययी होने का मतलब होता है इसमें कम खर्चा होता है, इसमें ना ही बहुत ज़्यादा धन, समय और परिश्रम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर तीनों ही चीज़ों की बचत होती है। हम डायरेक्ट से एक या कुछ लोगों से जानकारी करके बहुत सारे लोगों की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। विस्तृत क्षेत्र में यह रीति उपयोगी होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर विशेषज्ञों की सहमति और सुझाव मिल जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से हम संपर्क करते हैं वो उस आंकड़ों के संबंधित विशेषज्ञ होता है, वो अपनी राय दे देता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। इस रीति का सरल व सुविधाजनक होता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना नहीं हो पाती है, अनुसंधानकर्ता अपने अकॉर्डिंग नहीं। लेकिन दिक्कत यही है, दोष में पूछा जाए कि जिस व्यक्ति से जानकारी रखते हैं वो व्यक्ति अगर सामने वाले से दुश्मनी रखता है तो उसके बारे में गलत जानकारी दे सकता है। इस रीति के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक जल्दी में निष्कर्ष निकाला जाता है, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी मिल जाता है, हमें समय की बर्बादी नहीं होती है, बहुत जल्दी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन इसके दोष है। दोष क्या है, यहाँ पर शुद्धता की कमी होती है। सूचना एकत्रित करने वाले व्यक्तियों के पक्षपात की संभावना, मैंने जैसे कहा कि आप पक्षपात नहीं करेंगे, लेकिन जो जानकारी देता है हो सकता है वो पक्षपात करे, पॉसिबिलिटी बनी रहती है। प्राप्त होने वाली सूचनाओं में त्रुटियां और अविश्वसनीयता भरी रहती हैं। आप कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे कि सामने वाला जानकारी दे रहा है वो 100% सही है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि जानकारी वो किस तरह से दे रहा है। तो यहाँ पर त्रुटियां, गलतियां, अविश्वसनीयता बनी रहती है। प्रायः सूचना लापरवाही तथा अनिश्चितता से ही दी जाती है और समंकों में एक रूपता नहीं पाई जाती है। इसके बारे में कुछ अवगुण हुए। नेक्स्ट मेथड है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा कि हमें जानकारी लगातार चाहिए, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, न्यूज़ वालों को लगातार जानकारी चाहिए और लगातार जैसे हमें केदारनाथ में यात्रा चल रही है और केदारनाथ यात्रा से संबंधित हमें जो है लगातार जानकारी चाहिए, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर लगा देते, तैनात कर देते कि तुम्हारा काम यहाँ पर है, तुम रेगुलर यहाँ से न्यूज़ रिपोर्टिंग करोगे और हमें जानकारी देते रहोगे। मतलब जब हमें किसी क्षेत्र से रिलेटेड लगातार जानकारी की ज़रूरत है, समय समय पर वहाँ से हमें जानकारी चाहिए, आंकड़े चाहिए, तो हम वहाँ पर एक स्थानीय संवाददाता या स्थानीय स्रोत बैठा देते हैं, जिसका काम है कि टाइम टू टाइम जब भी सूचना उसके पास हो वो हमें दे सके। तो इस प्रकार से हम स्थानीय स्रोत या फिर संवाददाताओं के द्वारा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और परमानेंटली ये चलता रहता है। इस रीति के अनुसार अनुसंधान में संबंधित सामग्री एकत्र करने के लिए स्थानीय व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है, जो अपने ढंग से सूचना एकत्रित करता है और बाद में अनुसंधानकर्ता के पास भेज देते हैं। समाचार पत्र होता है, पत्रिकाओं, बाजार भावों के संबंध में इसी रीति को अपनाया जाता है। ये रीति उपयुक्त क्यों है? क्योंकि यहाँ उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता ना हो और केवल अनुमान और प्रवृत्तियाँ ज्ञात, क्योंकि हमें 100% नहीं, हमें केवल जानकारी चाहिए होती क्या चल रहा है, बस वो जानकारी मिल जाती और इस रीति का प्रयोग हम करते हैं। और इस रीति के प्रमुख गुण क्या क्या है, ये एक बार में बहुत विस्तृत क्षेत्र को कवर कर लेता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में हम अलग अलग जो है संवाददाता या स्थानीय स्रोतों को बैठा देते हैं, उनको नियुक्त कर देते हैं और वो अपने क्षेत्र से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं। और बहुत बड़े एरिया में, जैसे एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है, पूरे भारत देश विदेश से जानकारी ले लेते रहे। मतलब इस प्रकार से इस रीति का प्रयोग हम विस्तृत क्षेत्र से जानकारी इकट्ठा करने में कर सकते हैं। अधिक फैले हुए विकेंद्रित क्षेत्र के लिए यह प्रणाली अत्यधिक उपयुक्त है। जैसे पहाड़ी एरिया होता है, बहुत दूर दूर तक लोग रहते हैं,
गांव बड़े दूर दूर होते हैं, बहुत बड़ा फासला होता है, तो ऐसे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है तो आप खुद नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ के स्थानीय लोगों से आप कांटेक्ट करते हैं, वहाँ पर एक संवाददाता लगा देते हैं या स्थानीय स्रोत बैठा देते हैं जिनका काम होता है आपको जानकारी देते रहना। ये प्रणाली मितव्ययी है क्योंकि इसमें धन, समय और श्रम की बचत होती है, क्योंकि हम पार्टिकुलरली स्थानीय लोगों को लगा देते हैं, वहाँ पर पैसे भी कम देने पड़ते, कम खर्चा होता, कम समय में हमें जानकारियाँ मिल जाती हैं और ये सरल और सस्ती रीति है और आराम से हमें जानकारियाँ मिल जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इसके दोष है। दोष क्या है? इस रीति के द्वारा निष्कर्ष संवाददाताओं के पक्षपात प्रभावित हो सकते हैं। मतलब अगर संवाददाता जानकारी देने वाला जो होता है ना, अगर वो पक्षपात करे, हो सकता है वो अपने मन मुताबिक काम करे, हमें गलत जानकारी देता है, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अनुमान पर आधारित होने के कारण निष्कर्ष में शुद्धता का अभाव होता है, क्योंकि बेसिकली जो जानकारी होती है अनुमान के आधार पर होता है कि सूत्रों के अंदर। नहीं, आपने देखा होगा कि न्यूज़ रिपोर्टर जब भी कोई सूचना देते हैं इसमें एक वर्ड लगाते हैं सूत्रों के अनुसार, विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, लेकिन ये नहीं बताते कि सूत्र कौन सा है, कभी नहीं बताते। इसका मतलब उनकी जानकारी अनुमान के आधार पर होती है। वो क्लियरली बताते हैं कि हमें तो सूत्रों ने बताया है कि हम इस चीज़ पर हम अपनी मोहर नहीं लगाते हैं। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर देखना, अपने न्यूज़ पेपर में बहुत सारी जानकारी ऐसी छाप देते हैं और नीचे से लिखा होता है कि ये जो है एक सूत्रों से अभाव है, जिसमें हम अपने जो है अपना होने का दावा, सत्य होने का दावा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पूरे अनुमान पर आधारित होती है जानकारी, हमारी गलत भी हो सकती हैं। एकत्रित समंकों में एकरूपता व सजातीय का अभाव होता है। जो जानकारी होती है वो एकरूपता नहीं होती है, सजातीयता नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली आंकड़े सजातीय होना जरूरी है कि जो जानकारी हमें चाहिए जिस उद्देश्य के लिए, सही जानकारी उसी उद्देश्यों के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभाव होता है। समंक संकलन में विलंब अधिक हो सकता है मैं भी थोड़ा सा लेट हो, ठीक है ना। बेसिकली सस्ती भी है, जानकारी मिलती रहती है, लेकिन कभी कभी विलम्ब हो सकता है, थोड़ा सा लेट हो सकता है किसी सोर्स से। संकलित समंकों में मौलिकता का पूरा अभाव होता है, पर मौलिक होता ही नहीं है, क्योंकि जानकारी देने वाला अलग अलग तरीके से हो सकता है। जो हमें जानकारी दे रहा है उसने भी किसी और से पूछ के जानकारी दिया हो, तो मौलिकता नहीं है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है सूचकों के द्वारा अनुसूची या प्रश्नावली भरना। देखिए यहाँ पर बात होती है प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या है? नॉर्मली अब तक जो विधि मैंने बताया वहाँ पर ओरली जानकारी हमें मिलती रहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमें ओरली जानकारी नहीं होती है। हम क्या कहते हैं, जो जानकारी हमें चाहिए, हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम प्रश्नावली तैयार करते हैं। प्रश्नावली क्या होता है? प्रश्नों का एक समूह होता है। जैसे कोई हम पेपर देते, एग्जाम देते हैं, हमारे पास पूरा क्वेश्चन सेट आ जाता है एमसीक्यूज टाइम में, जो उसी तरह से एमसीक्यूज का या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन का एक सेट बना लेते हैं और जिससे जानकारी लेना होता है हम उसको वो सेट दे देते हैं कि भाई इसको भर के हमें रिटर्न कर दो। तो यहाँ पर प्रश्नावली बोलते हैं, जिसको प्रश्नावली या अनुसूची विधि बोला सकता है। अब इस विधि का प्रयोग दो तरीके से, एक तो डाक के द्वारा भेज दो या प्रगणक के द्वारा यूज़ करो। यहाँ पर क्या है ना, इसके अनुसार अनुसंधानकर्ता द्वारा एक प्रश्नावली या अनुसूची तैयार की जाती है और संबंधित व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भिजवा दी जाती है। इस प्रश्नावली के साथ एक अनुरोध पत्र भी होता है। आपने जो क्वेश्चन सेट तैयार किया है उस क्वेश्चन सेट के में इस बात का ध्यान में रखना होता है कि क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, सरल क्वेश्चन होते हैं और उसमें किसी भी तरीके का जो है दो अर्थी भाषा नहीं होनी चाहिए, किसी के पर्सनल अटैक करने वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आपने क्वेश्चन पेपर बना लिया, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर एक बार में आपने प्रिंट करवा लिया और उसके साथ एक लेटर भी डालते हैं कि भैया इस क्वेश्चन के पेपर को आपको क्यों भरना है, भरने के बाद आपको वापस करना भी, एक अनुरोध पत्र डाला जाता है, प्लीज़ इसको भर के हमें रिटर्न जरूर कर दे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी है, आपने अगर 100 लोगों को प्रश्नावली भेजा है तो 20 या 25 लोग ही उसको रिटर्न करते हैं और उसके बाद इसको डाक के द्वारा उन लोगों को भेजा जाता है और भेजने के बाद जब रिटर्न में आ जाता है उसके आधार पर आंकड़ों की हम जांच करते हैं। अब इस रीति की उपयुक्तता कहाँ होती है? बेसिकली डाक के द्वारा हम उस क्षेत्रों में प्रश्नावली भेज सकते हैं जहाँ पे लोग एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, क्योंकि उनको अगर पढ़ना लिखना आएगा तभी तो उसको पढ़ेंगे लिखेंगे और उसका जवाब देंगे। तो जब जानकारी बहुत बड़े क्षेत्र में से लेना हो और बेसिकली जब वहाँ के लोग शिक्षित हो, जो प्रश्नावलियों को पढ़ना या फिर भरना जानती हो, केवल उसी क्षेत्र में इसको भेजते हैं। इस रीति के गुण, क्योंकि विस्तृत क्षेत्र में इसका प्रयोग हो जाता है, एक बार में डाक के द्वारा पूरे कई बड़े क्षेत्र में भेज देते हैं और वहाँ से जानकारी मिल जाती है। ये मितव्ययी भी है, क्योंकि हमें किसी दूसरे आदमी को भेजना की और डाक के द्वारा भेजना होता है, खर्चीला कम होता है, धन का बचत होता है, समय का बचत होता है, परिश्रम का भी बचत होता है। और यहाँ पर क्योंकि हमें रिटर्न में इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, इसलिए अशुद्धि की कमी होती है, क्योंकि जो जिसने भरा होगा
पढ़ लिख के सोच समझ के भरा होगा। और उसके बाद सूचनाएं मौलिक भी होती हैं, क्योंकि भरने वाला निष्पक्ष रूप से अपनी जानकारी खुद भर के देता है, तो ये सटीक जानकारी मिल जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ दोष है। दोष क्या है? सूचना देने वालों में इसमें प्रायः रुचि नहीं होती है, और अगर हमने 100 लोगों को ये प्रश्नावली भेजा, उसका रिटर्न 20 से 25% रहता है, यानी कि बहुत सारी सूचनाएं हमें नहीं मिल पाती हैं। यदि प्रश्नावली जटिल होता है तो उत्तर अशुद्ध होंगे, यानी कि क्वेश्चन अपने अगर कठिन रखे हैं, हार्ड रखे हैं, बहुत बड़े बड़े रखे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन को भरने में दिक्कत हो सकती है, और ऐसे में परिणाम भी अशुद्ध निकल सकता है। यदि सूचक पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं तो परिणाम अशुद्ध होंगे, यानी कि जो सूचना देने वाला होता है, जो आंसर देने वाला होता है, अगर उसने उल्टा सीधा लिख दिया, अपनी जानकारी ना भर के कुछ भी उल्टा सीधा भर दिया, तो दिक्कत है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मस्ती में उल्टा सीधा बोल देते हैं, अपना नाम लेके किसी और का, नहीं तो मोबाइल नंबर किसी और का दे देते हैं, जानकारी किसी और, पॉसिबिलिटी है ये। कभी कभी सूचना देने वाले इस बात से डरते हैं कि कहीं उनकी सूचना का दुरुपयोग ना हो, इस डर से भी वो जानकारी सही नहीं देते हैं, झूठ चीज़ बता देते हैं। अगर आप मान लीजिए आपकी इनकम कितनी है, अरे कहीं इनकम टैक्स का रेट तो नहीं पड़ने वाला है, तो 10 लाख इनकम है तो 2 लाख बताएंगे, तो जानकारी झूठी दे देते हैं। ये प्रणाली लोचदार नहीं है। आप समय के अनुसार अपने प्रश्नों को बदल नहीं सकते, क्योंकि डाक द्वारा जो चला गया दोबारा आप उसको नहीं लौटा सकते। इसके अलावा प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरना, एक तो मेथड हमने पहले बताया कि प्रश्नावली तैयार किया और डाक का प्रयोग किया, लोगों के एड्रेस पे उसको भेज दिया। दूसरा मेथड है, अगर एरिया के लोग शिक्षित नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं है, या कम पढ़े लिखे, या इतने सक्षम नहीं है कि प्रश्नावलियों को खुद पढ़ के भर सके, तो ऐसे में एक मेथड यूज़ किया जाता है प्रगणक। प्रगणक वो व्यक्ति होता है जिसको अनुसंधानकर्ता नियुक्त करता है, जिसका काम होता है प्रश्नावली को लेके सूचकों के पास जाए और उनसे क्वेश्चन पूछे, बोले, और उसका जो भी आंसर है उस आंसर को प्रश्नावली में भर दे और वापस आके अनुसंधानकर्ता को दे दे। तो ऐसे में क्या होता है ना, हमें प्रगणक नियुक्त करने होते हैं, जिसको हमें प्रशिक्षित करना पड़ता है, ट्रेनिंग देना होता है उससे संबंधित कि आपका काम क्या है। ठीक, आपका काम क्या है। जैसे जनसंख्या सेंसस मेथड होता है, जनगणना करना होता है। क्या करना होता है? जनगणना जब करना होता है तो वहाँ पर सरकार खुद नहीं आती है, सरकार आपके नीचे टीचर्स है या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को नियुक्त करती है, उसका ट्रेनिंग देती हैं। वो लोग जाते हैं वहाँ पर, लोगों के घर घर में जाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब फिल करते हैं और गवर्नमेंट को वो रिकॉर्ड दे देते हैं। तो ये सबसे अच्छी विधि होती है ऐसे एरिया, हर पूरे बड़े एरिया से जानकारी इकट्ठा करने का। इसमें क्या होता है ना, इस रीति में प्रश्नावलियों अथवा अनुसूचियों को भरने का कार्य प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा सौंपा जाता है, जो कि माहिर होते हैं, ट्रेंड होते हैं। प्रगणकों को छपी हुई अनुसूचियाँ दे दी जाती हैं, प्रिंटेड दे दी, उसका काम होता है वो सूचकों के पास जाते हैं, मतलब जो सूचना देने वाला होते हैं, रिस्पोंडेंट, और उनसे पूछताछ करके उनके दिए गए आंसरों को स्वयं फिल करते हैं। पूर्णतः प्रगणकों पर निर्भर करता है, अतः प्रगणकों को योग्य, चतुर, परिश्रमी, व्यवहार कुशल, विनम्र और संबंधित क्षेत्र से परिचित होना जरूरी है। यानी कि जिस व्यक्ति को हम वहाँ पर एज ए एन्यूमरेटर भेज रहे हैं वो व्यक्ति समझदार होना चाहिए, ताकि सामने वाले को उससे क्वेश्चन आसानी से पूछकर जवाब ले सके। परिश्रम करना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, यानी कि वहाँ जाकर उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, तमीज़ से बोलने की तमीज़ नहीं होती, उल्टे सीधा क्वेश्चन बोल देते हैं, मार मार खा के आ जाते। नहीं, ऐसे लोगों को नियुक्त करना है जो मृदुभाषी हो, सामने वाले को अपनी बातों में से रिझा सके और उससे जवाब ले सके, तभी हमें सटीक जानकारी मिल सकती है। ये रीति वहाँ उपयुक्त होती है जहाँ पर अनुसंधानकर्ता अधिक व्यय वहन कर सके, क्योंकि प्रगणक जो होता है, आप जिसको नियुक्त करोगे आपको बदले में उनको कुछ पेमेंट, वेतन वगैरह कुछ तो देना ही पड़ेगा, फ्री में तो काम करेगा नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर प्रश्नावली छापने में ज़्यादा नहीं होती खर्चा। जो प्रगणक होते हैं, जो जानकारी इकट्ठा करने के लायक देगा, उसके लिए सैलरी, ऐसे में यहाँ पर खर्चा ज़्यादा होता है, व्यय होता है। यह रीति सरकारी कार्यों में अधिक प्रयोग होता है। सरकार के द्वारा, जैसे मैंने कहा, जनगणना करना हो या फिर अभी वोटिंग कराया गया था, वहाँ पर अधिकारी बना के भेजा गया था, इसकी, और भारत में जनगणना इस रीति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है, इस रीति के गुण क्या था? इस रीति द्वारा व्यापक क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र से जानकारी इकट्ठा मिल जाती है। ये व्यक्तिगत संपर्क स्थापित, जैसे प्रथम विधि बताया था मैंने, जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर ना खुद जाकर उसके नीचे कुछ नियुक्त किए हुए लोगों को भेजता है। ठीक है, और लिखित में जानकारी इकट्ठा करता है। संकलित समंकों में पर्याप्त शुद्धता रहती है और पक्षपात रहित रहता है, यहाँ पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दोष भी है। दोष क्या है? ये व्यय साध्य, यहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है, क्योंकि प्रगणक होते हैं, उनके आने जाने का खर्चा होता है, रहने का, खाने पीने का, उनका वेतन या फिर स्टेशनरी वगैरह सामान, काफ़ी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अनुसंधान कार्य में अधिक समय लगता है, बहुत अधिक टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी डायरेक्टली हर किसी से पर्सनली मिलना पड़ेगा। जैसे जनगणना होता है 10 साल में एक बार होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जानकारी इकट्ठा करने में ही कम से कम 2 साल लग जाता है और हज़ारों करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है। प्रगणकों को प्रशिक्षण देना व उनके कार्य का निरीक्षण करना भी जरूरी है। यहाँ पर ट्रेनिंग में भी खर्चा होता है। प्रगणकों में पक्षपात की भावना होने पर उसका प्रभाव निष्कर्ष अविश्वसनीय होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर जो प्रगणक हमने नियुक्त किए हैं वो उस एरिया से संबंधित रखता है जहाँ से जानकारी, और वहाँ से वो जो दुर्व्यवहार करता है तो जानकारी हमें गलत मिल सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्राथमिक समंकों का संकलन हमें हो जाता है अलग अलग विधियों से। अब यह है कि हमें किस विधि का प्रयोग करना होता है, हमारा उद्देश्य क्या है, किस प्रकार की जानकारी हमें चाहिए, उसी आधार पर उसी बेस पे हम जो है अलग अलग विधि का प्रयोग करते हैं। किसी विधि में कोई भी प्रकार का डाउट है, विद नोट मैंने आपको दिया है, 100% कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आपको वो लिखना है, पढ़ना है, समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना भी है। इसके अलावा आप मुझे किसी भी तरीके से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।